हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। नीट लैब असिस्टेंट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025, इसके अलावा जो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास, आज की बेहतरीन क्लास में एक बार फिर से सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, 12th एनसीईआरटी का एक चैप्टर डिस्कस करते हैं और चैप्टर रहने वाला है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर का आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में हम पार्ट सेकंड पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको यहाँ से टॉप 20 एमसीक्यूज देखने को मिले थे, उसी कड़ी को बरकरार रखते हुए फिर से आपको मिलने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज। एक से बढ़कर के एक एमसीक्यू आपके सामने होंगे, बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है, तह तक पहुंचना है कि क्वेश्चन को आप निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, इस चैप्टर की आपकी प्रिपरेशन कितना हो चुका है और कितना आपको करना बाकी है, ये सारी बातें आप नोट कर सकते हैं। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में, और पहला क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। कोई जीन प्रभावी तब कहा जाता है जब वह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने रखा गया है कि कोई जीन प्रभावी तब कहा जाएगा जब वह है। देखो क्या कहता है ऑप्शन नंबर एक में, ए नंबर ऑप्शन में क्या कहना चाहता है, केवल समयुग्मजीय अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करता है। और बी ऑप्शन में कह रहा है कि केवल विषम युग्मजीय अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करता है। और सी ऑप्शन में कह रहा है कि समयुग्मजीय और विषम युग्मजीय दोनों अवस्थाओं में अपना प्रभाव प्रकट करता है। या फिर डी ऑप्शन में कह रहा है कि किसी में भी अपना प्रभाव रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना है। आप कब कह सकते हो कि कोई जीन प्रभावी है? देखो बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, देखो बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, मैंने कैपिटल टी को लिया और इसका क्रॉस मैंने करवा दिया स्मॉल टी के साथ में। अब हमें पता है कि यहाँ पर कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी अप्रभावी है। जैसे मैं इसके गेमेट बनाऊंगा तो अपने पास में ये इसके गेमेट बन जाएंगे, और जैसे F1PD प्राप्त करूंगा तो मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त करूंगा। तो F1PD में जो पौधा प्राप्त हुआ वो लंबा पौधा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो टी है वो अपना प्रभाव रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो अगले ने स्टेटमेंट में दिया कि कब प्रभावी हो सकता है, तो वो विषम युग्मजीय में अपना प्रभाव दिखाए, तो यहाँ पर लिखा हुआ सेकंड ऑप्शन में। और समयुग्मजीय में जनक के साथ में थाई, तो जब वह समयुग्मजीय तथा विषम युग्मजीय अवस्था दोनों में अपना प्रभाव रिप्रेजेंट करता है तो उसको कहा जाता है प्रभावी। तो डेफिनेटली यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपना करेक्ट ऑप्शन निकल के आया सी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आया होगा। आपको याद रखना एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पहला रखा गया कि कोई जीन कब प्रभावी हो सकता है, तो हम बताएंगे एक जीन तब प्रभावी हो सकता है वो अपनी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों जो स्टेज होती हैं, प्रावस्था होती है, उनके अंदर अपना प्रभाव प्रकट करे तो उसको प्रभावी जीन कहा जाएगा। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का अपने पास में जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया वो सी ऑप्शन निकल के आया। सेकंड क्वेश्चन में जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दो, बहुत शानदार कंटेंट आपको मिलने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये अवगत करा चुका है कि क्वेश्चन किस प्रकार के होने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन की देखो हम चर्चा करते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। जब प्रभावी तथा अप्रभावी एलील अपना प्रभाव साथ साथ प्रदर्शित करते हैं तो इसे किसके नाम से जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उतना ही सरल सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। देखो जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों अपना प्रभाव साथ साथ प्रदर्शित करते हैं तो इसे किसके नाम से जानते हैं? सह के नाम से जानते हैं, प्रभाविकता के नाम से, उभय प्रभाविकता के नाम से, कूट प्रभाविता के नाम से। बच्चों सेकंड क्वेश्चन के अंदर फिर से आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए। जैसे देखो इसको एक चेकर बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पर जैसे ले लेता हूँ कि एक लाल त्वचा वाली मवेशी है और उसका क्रॉस करवा देते हैं सफ़ेद या श्वेत त्वचा वाली मवेशी के साथ में। देखो यहाँ पर हम इसके गेमेट बनाएंगे तो अपने पास में आएगा कैपिटल आर और यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा स्मॉल आर। अब इसकी F1PD को देखो हम प्राप्त करते हैं तो कैपिटल आर और स्मॉल आर आता है अपने पास में। अब प्रभाविता के नियम के अनुसार देखो मैंने क्या कहा था कि ये जो मवेशी है वो कैसी त्वचा वाली है? लाल त्वचा वाली। और ये कैसी त्वचा वाला है? सफेद त्वचा वाली मवेशी है। तो देखो F1PD में प्रभाविता के नियम के अनुसार तो मवेशी का रंग कैसा होना चाहिए था? लाल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर लाल उत्पन्न नहीं होकर के एक और यहाँ पर रंग उत्पन्न हो जाता है, यानी यहाँ पर आता है अपने पास में, मैं यहाँ लिख देता हूँ चितकबरा। कैसा आ जाता है? चितकबरा। चितकबरा का मतलब क्या हुआ? देखो इस प्रकार की F1PD होगी जिसमें लाल धब्बे भी होंगे और सफ़ेद धब्बे भी होंगे। इस प्रकार की जो वंशागति है इसको किसके नाम से जानते हैं? तो बच्चों सीधा सीधा सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम जाएंगे एक नंबर ऑप्शन के पास में, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको सप्रभाविता के नाम से जानते हैं, कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं, यानी प्रभावी और अप्रभावी
अपना प्रभाव साथ साथ प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार की घटना को कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल आप चेकर बोर्ड के माध्यम से समझ सकते हैं, जब लाल रंग की मवेशी का क्रॉस सफेद रंग की मवेशी के साथ में करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता, बल्कि लाल व सफेद मवेशी वाले चितकबरे वाली मवेशी उत्पन्न होती है। बिल्कुल समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो, हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहना चाहता है कि ओ रुधिर समूह वाले बच्चे के माता पिता किस रुधिर के समूह के नहीं हो सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में आपको जाना है ऑप्शन के पास में, कौन सा ऑप्शन सटीक होने वाला है। देखो, ओ रुधिर समूह वाले बच्चे, किसी बच्चे का रुधिर वर्ग ओ है तो उसके माता पिता किस रुधिर वर्ग के नहीं हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। देखो, ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि ए तथा बी, ए बी तथा और ओ, और सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि ए और बी, और सी में कह रहा है ए, और डी में कह रहा है कि बी और ओ। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है, अच्छी तरीके से आपको समझना है और उसके बाद में करेक्ट आंसर के पास में पहुंचना है। एक ऐसा बच्चा है जिसका रुधिर वर्ग ओ है तो उनके माता पिता किस रुधिर वर्ग के नहीं हो सकते हैं, ऐसा पूछा इसने। देखो, हम ऑप्शन के हिसाब से निकालने का प्रयास करें। फर्स्ट ऑप्शन में देखो हम बात करते हैं, जैसे ए बी लिखा हुआ ना, तो ए बी की जीन क्या बन जाएगी अपने पास में, आई ए और आई बी बन जाएगी। और साथ में बेटा इसमें लिखा हुआ है ओ, तो हम करेंगे इसके अंदर आई ओ और आई ओ। बिल्कुल। अब इसके गेमेट आपके सामने बने हुए हैं तो इसको गेमेट बना लेंगे हम। तो देखो, एक अपने पास में आई ए बन गया और इसका दूसरा समीगुमजी आई ए है। इसी प्रकार से इधर अपने पास में बनेगा आई ओ और आई ओ। ठीक है, तो मेंडल के नियम के अनुसार पहले का पहले के साथ में क्रॉस करवा देते हैं, पहले का दूसरे के साथ में, दूसरे का पहला और दूसरे के दूसरे के साथ में। अब देखो, जैसे यहाँ पर क्रॉस कराते हैं हम तो अपने पास में जो संतति निकल करके आती है वो कैसी आती है। जैसे देखो, इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो अपने पास में आई ए और आई ओ आता है, तो इसका मतलब ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रुधिर वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है ना। इसी क्रम में देखो, सबके साथ में ये रहने वाला है, यानी आई ए और आई ओ, तो ये भी ए को करेगा और ये भी किसको करेगा, ए को करेगा, और ये भी किसको करेगा, ए को करेगा। तो ध्यान रखना कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रुधिर वर्ग वाले बच्चे के माता पिता न तो ए बी रुधिर वर्ग वाले हो सकते और न ओ रुधिर वर्ग वाले हो सकते, ए बी और ओ रुधिर वर्ग वाले नहीं हो सकते। इन दोनों के साथ की बात करेंगे हम। तो डेफिनेटली यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का अपने पास में जो करेक्ट आंसर आया वो आया ए ऑप्शन। अब कार्य को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। एक एलील प्रभावी होता है यदि अभिव्यक्त किया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से। एक एलील प्रभावी होता है कब हो सकता है, यदि अभिव्यक्त किया जाए दोनों समयुग्मजी व विषमयुग्मजी अवस्था में, इसके बाद में द्वितीयक पीढ़ी में, इसके बाद में विषमयुग्मजी संयोजन में, समयुग्मजी संयोजन में। थोड़ा सा यदि कॉमन सेंस यूज करोगे तो इसके बारे में आप वास्तव में करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पर हमने लिखा था कि कोई जीन प्रभावी तब कहा जाता है जब, तो ठीक उसी प्रकार से एक एलील कब प्रभावी हो सकता है बच्चों, तो आपको ध्यान देना है कि वो समयुग्मजी व विषमयुग्मजी दोनों में अपनी अभिव्यक्ति को यदि दर्शाए तो वो कैसा होता है, प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है। बिल्कुल। तो यहाँ अपने पास में हम 4 नंबर क्वेश्चन में समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ही साधारण सा और सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। इसका करेक्ट आंसर अपने पास में 4 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। दो समरूप एलील युक्त जीव हैं। देखो, दो समरूप एलील युक्त जीव क्या होते हैं भाई, तो देखो क्या कहना चाहता है, प्रभावी होते हैं, संकर होते हैं, विषम युग्मजी होते हैं, समयुग्मजी होते हैं। ये ऑप्शन आपके सामने रखे गए, दो समरूप एलील युक्त जीव। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। दो समरूप एलील युक्त जीव क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, संकर होते हैं, विषम युग्मजी होते हैं, समयुग्मजी होते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया है। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले, देखो, एक जीन जो होता है उसके दो स्वरूप होते हैं, यदि वो समान है तो वो समयुग्मजी है, और यदि वो समान नहीं है तो इसका मतलब वो विषम युग्मजी है। तो अगला कह रहा है कि दो समरूप एलील हैं, इसका मतलब वो समयुग्मजी है। देखो, जैसे कैपिटल टी, या हम बात करें स्मॉल टी की, और विषम युग्मजी आ जाता तो हम कैपिटल और स्मॉल टी को एक साथ में लेते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, 5 नंबर क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर निकल के आया, वो होगा अपने पास में डी ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं।
देखो क्या कहना चाहता है, ए रुधिर वर्ग वाले पुरुष का विवाह है, ए रुधिर वर्ग वाले पुरुष का विवाह है ए बी रक्त वर्ग वाली महिला से होता है। किस प्रकार की संतति ये इंगित करेगी कि पुरुष विषम युग्मजी ए है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, अच्छी तरीके से खोपड़ी के अंदर फिट कर लेना, बहुत शानदार तरीके से दिया जा रहा है क्वेश्चन, आपके सामने रखा जा रहा है। ए रुधिर वर्ग वाले पुरुष का विवाह है ए बी रुधिर वर्ग वाली महिला के साथ में होता है, तो इसमें कौन सी संतति उत्पन्न होगी कि वो ये दर्शाएगी कि पुरुष जो है वो विषम युग्मजी है। तो ए बी रुधिर वर्ग वाली होगी, या फिर ए रुधिर वर्ग वाली होगी, या फिर ओ वाली होगी, या फिर बी वाली होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। दीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर, आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो बच्चों, हम इन की बात करते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर आई ए और इसको विषम युग्मजी में लेता हूं मैं आई ओ, तो यहाँ पर अपने पास में देखो एक तो आ जाएगा अपने पास में आई ए और एक अपने पास में आ जाएगा आई बी। ठीक है, अब देखो जब इसका क्रॉस करवाते हैं, जैसे इन दोनों का हमने क्रॉस करवाया तो अपने पास में रुधिर वर्ग आ जाएगा ए, और जैसे इन दोनों का क्रॉस करवा देंगे तो अपने पास में रुधिर वर्ग आ जाएगा ए बी, और आपस में देखो इनका होगा तो अपने पास में आएगा ए, और इनका होगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा बी रुधिर वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ पर बी रुधिर वर्ग वाली जो संतति है ना, वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि पुरुष कैसा है, विषम युग्मजी ए रुधिर वर्ग वाला है। इस क्वेश्चन को आप चेकर बोर्ड के माध्यम से रफ कॉपी में आप क्लियर कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप चेकर बोर्ड बना करके इसको यदि अच्छी तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो याद रखना बच्चों, ए रुधिर वर्ग वाले पुरुष का विवाह यदि ए बी रुधिर वर्ग वाली महिला से होता है तो उनकी ए बी रुधिर वर्ग वाली संतति यह रिप्रेजेंट करेगी कि पुरुष कैसा है, विषम युग्मजी ए रुधिर वर्ग वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। अब कार्य को आगे बढ़ाते और बात करते 7 नंबर क्वेश्चन की। आंखों का नीला रंग आंखों के भूरे रंग पर अप्रभावी है। देखो कौन सा रंग किस पर अप्रभावी है, यानी आंखों का नीला रंग जो है आंखों के भूरे रंग पर अप्रभावी है। भूरी आंखों वाला व्यक्ति जिसकी माता की आंखों का रंग नीला था, नीली आंखों वाली महिला से शादी करता है, बच्चे कैसे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से चैप्टर से बनने वाले हैं। एक दो बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करो। देखो नीली आंखों का नीला रंग जो है ना, वो आंखों के भूरे रंग पर अप्रभावी है, और भूरी आंखों वाला व्यक्ति जो है, व्यक्ति जिसकी माता की आंखों का रंग नीला था, नीली आंखों वाली महिला से शादी करता, तो बच्चे कैसे होंगे। तो क्या कहना चाहता है भाई, दोनों नीली व भूरी आंखों का अनुपात जो आएगा वो 1:1 आएगा, या फिर इसमें देखो सभी भूरी आंखों वाली संततियां होंगी, सभी नीली आंखों वाली संततियां होंगी, नीली व भूरी आंखों का जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छी तरीके से यदि आपने रीड आउट किया तो आराम से इसका करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, बस इसकी लाइन क्वेश्चन की ज़्यादा बन गई। बच्चों दोनों देखो नीली व भूरी आंखों वाले अनुपात जो आएगा वो आएगा 1:1 आएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो ए ऑप्शन हो गया। अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहना चाहता है कि आर आर, देखो कैपिटल आर ले रखा, लाल को रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी राइनम में का संकरण हम करवाते हैं, कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है, ऐसे यहाँ पर सफेद से करवाया जाता है, तो संतति आर डब्ल्यू गुलाबी उत्पन्न होती है। ये घटना किसको रिप्रेजेंट कर रही है, देखो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझना है। यहाँ पर अपने पास में कैपिटल आर है, और यहाँ पर अपने पास में डब्ल्यू डब्ल्यू है। देखो यहाँ पर ये लाल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सफेद को कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके गेमेट बनाए और इसकी F1PD प्राप्त की, तो F1PD मेरे सामने आई आर डब्ल्यू, और आर डब्ल्यू गुलाबी रंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो सकता है, प्रभाविता अप्रभाविता का हो सकता है, अपूर्ण प्रभाविता का हो सकता है, संकरण का हो सकता है, संपूरक जीन्स का हो सकता है। यदि आपने थ्योरी की क्लास को अच्छे से ज्वाइन किया है तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है 12th एनसीईआरटी के अंदर, सीधा सीधा दिया हुआ है। स्वान पुष्प एंटी राइनम गुल अबास मिराबिलिस जलापा को भी आप लेकर के कर सकते हैं। बच्चों इस प्रकार का जो वंशागति होता है उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी अपूर्ण प्रभाविता के नाम से इसको जानते। और यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, अपूर्ण प्रभाविता के अंदर जीन पर रूप अनुपात और लक्षण पर रूप अनुपात समान प्रकार का प्राप्त होता है, अर्थात 1:2:1 लक्षण पर रूप होगा, ठीक इसी प्रकार से 1:2:1 जीन पर रूप अनुपात होगा। तो आपको समझना है कि जब लाल पुष्प वाली संतति जनक का क्रॉस सफेद
पुष्प वाले जनक के साथ में करवाते हैं तो गुलाबी रंग की संततियां उत्पन्न होती है जो अपूर्ण प्रभाविता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। निम्न में से किसके कारण से एबीओ रुधिर समूह है होता है? देखो किसके कारण से एबीओ रुधिर समूह होता है भाई? बहुकार्य की आनुवंशिकता के कारण से होगा, अपूर्ण प्रभाविता के कारण से होगा, और बहु एलील के कारण से होगा, या फिर प्रबलता के कारण से होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना हल्का सा क्वेश्चन है कि सारे विद्यार्थी यदि थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे ना तो इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है कि एबीओ रुधिर वर्ग किसका एग्जाम्पल है। देखो बच्चों, यह सप्रभाविता के साथ साथ में बहु एलील का एग्जाम्पल माना जाता है। तो अब जो आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए वहां पर सप्रभाविता है नहीं, सी ऑप्शन आपके सामने है बहु एलील जो इसका एग्जाम्पल माना जाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर निकल के आया सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। अब देखो बच्चों बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की जो आपके सामने है। स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी से संकरण करता है तो संततियों के गुण कैसे होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हल्का फुल्का क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। देखो क्या कहना चाहता है, इसको ऐसे समझते हैं कि स्मॉल टी जो है इसका क्रॉस हम करा देते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ में। तो देखो इसके गेमेट की बात करते हैं, जैसे हमने गेमेट बनाया इसके अंदर बन गया अपने पास में स्मॉल टी और इधर बन गया बेटा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जैसे इसका क्रॉस करवाते हैं, जैसे मैंने इसका इसके साथ में क्रॉस करवाया और फिर इसका मैंने करवाया इसके साथ में, फिर इन दोनों का करवाया और ऐसे करवाया। जैसे मैं इन संततियों के बारे में यहाँ पर लिखना चाहूँ तो देखो अपने पास में क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली एक संतति बनेगी। देखो ये बन रही है आपके सामने, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो देखो आपस में ये फिर से बन रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी बन रहा है। ठीक है ना, तो ये देखो 50 इसकी जो फ्रीक्वेंसी की बात करें, आवृत्ति की बात करें तो कितना परसेंट आ रहा है अपने पास में 50% आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना परसेंट आ रहा है 50% आ रहा है। तो इसके अंदर 50% संततियां जो होती हैं वो अप्रभावी होती हैं, जो आपके सामने चेकर बोर्ड से आप समझ सकते हैं स्मॉल टी अप्रभावी को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों जब इस प्रकार का क्रॉस करवाया जाता है तो 50% संततियां जो होती हैं वो अप्रभावी होती हैं, और 50% संततियां जो होती हैं वो विषम युग्मजी होती हैं, या फिर कैसी होती हैं, अशुद्ध प्रभावी होती हैं। तो यहाँ पर बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो अपने पास में बी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे इसको आराम से क्लियर कर लेंगे। रफ नोटबुक लेकर के बैठेंगे तो आज के सारे जो क्वेश्चन उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक प्रकार से, तो आप चेकर बोर्ड बना करके आराम से उसके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। हाँ भले ही क्वेश्चन आपको लग रहे हैं टफ होंगे लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चनों में यदि आप रुचि दिखाने लग जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार हो जाएगी और आपको प्रिपरेशन करने का आनंद ही कुछ और हो जाएगा। देखो क्या कहना चाहता है, हेप्लोइड की बात कर रहा है, अगुणित हैं दोनों ही। अप्रभावी और प्रभावी एलील उत्परिवर्तनों को व्यक्त करते हैं क्योंकि प्रत्येक जीन के कई एलील होते हैं, प्रत्येक जीन के 2 एलील होते हैं, प्रत्येक जीन के लिए एक एलील होता है, या फिर एक जीन में एक एलील होता है। बहुत अच्छा देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। प्रत्येक जीन के लिए एक एलील होता है, कई एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं। देखो एक जीन जो होता है ना उसको एक एक जीन जो होता है वो एक लक्षण को निर्धारित करता है, और उस जीन के 2 स्वरूप होते हैं लेकिन उसका एलील तो एक ही होता है। तो देखो यहाँ पर अपने पास में यदि बात करूं मैं तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के पास में। प्रत्येक जीन का एक एलील होता है और एलील को बच्चों युग्म विकल्पी कहते हैं, ऐसे समझो इस बात को। इसको किसके नाम से जानते हैं, युग्म विकल्पी के नाम से जानते हैं। जैसे हम ले रहे हैं ना कैपिटल टी बार बार ले रहे हैं, स्मॉल टी ले रहे हैं, या फिर हम कैसे ले लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लेते हैं। तो देखो ये एक जीन है और इस जीन के 2 स्वरूप हैं लेकिन इसका एलील कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक है। तो बच्चों याद रखना यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपना जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। देखो कितना शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, जीनों के बीच की दूरी मापन के रूप में। देखो जीनों के बीच की दूरी को मापना है, ठीक है, के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच में पुनर्योजन की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। देखो समझो ये आपके सामने एक क्रोमोसोम है, एक गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र के ऊपर इस प्रकार से जीन पाए जाते हैं, जैसे मैंने कहा ये ए जीन है, ये अपने पास में बी जीन है, ये अपने पास में सी है। यहाँ जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अपने पास में डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। मैं इस क्रोमोसोम पर 6 जीन आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों
इस ए और बी जीन के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो क्या कहना चाहता है, जीनों के बीच की दूरी के मापन हेतु, ध्यान से समझना, मापन के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति की व्याख्या किसने की थी? सट्टन बोवेरी ने की थी, टी एच मॉर्गन, ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, या स्टुअर्ट वेंट ने की थी, अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट ने की थी? ये ऑप्शन आपके सामने। तो आपको याद रखना, देखो बात को समझना है, और बहुत ही शानदार चीज हम यहाँ पर पढ़ के जाएंगे। देखो एक वैज्ञानिक आता है अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट होता, जो मॉर्गन का शिष्य था। ये वैज्ञानिक क्या काम करता है, पुनर्योजन की व्याख्या करता है, की आवृत्ति की व्याख्या करता है। और समझो देखो, एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन जितने पास पास में होते हैं, जितने अधिक पास पास में होंगे, उसमें संलग्नता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। और बेटा संलग्नता का मतलब होता है लक्षणों के साथ साथ वंशागति। लेकिन जब इनके बीच की दूरी बढ़ती है तो क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, अर्थात किसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, पुनर्योजन की आवृत्ति बढ़ जाती है। तो इस बात के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक कौन आता है, अपने पास में स्टुअर्ट वेंट आता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली 12 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे लाडले को ये बात समझ में आई होगी कि पुनर्योजन क्या होता है, संलग्नता क्या होता है। बच्चों एक बार फिर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एक क्रोमोसोम की बात करें, जैसे ये अपने पास में क्रोमोसोम है, ठीक है ना, इसके ऊपर इस प्रकार से, इसके ऊपर इस प्रकार से जीन्स पाई जाती हैं। ये जीन्स होती हैं, देखो इसको इस प्रकार से हम दर्शा देते हैं, ये सारी की सारी इसके ऊपर ये जीन्स है, ठीक है ना। और एक जो क्रोमोसोम होता है, एक जो गुणसूत्र होता है, उसके ऊपर काफी सारी मात्रा में जीन पाई जाती हैं। जब इन जीनों के बीच की दूरी बढ़ेगा तो वहां पर रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी पुनर्योजन हो जाएगा। और पुनर्योजन होगा तो नए लक्षण वाली संतति उत्पन्न होगी। लेकिन बच्चा ये कहना चाहता है कि जीन यदि ज्यादा पास पास हो जाए और क्रॉसिंग ओवर की संभावना घट जाए तो उसको लिंकेज के नाम से जानते हैं, संलग्नता के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो अपने पास में डी ऑप्शन होगा। मैं हर एक क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को, हर एक शब्द को आपको डीपली पढ़ना है ताकि आप एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। और अपने जो क्वेश्चन हैं वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के हैं। आप पीछे के पेपर देखना, नीट और लैब असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इनमें से जो क्वेश्चन आए उनको सीधा का सीधा कॉपी किया गया है। देखो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कहना चाहता है, उस क्रिया विधि को जिसके कारण से एक जीन एक संलग्नता समूह से दूसरे संलग्नता समूह को चला जाता है, इसको किसके नाम से जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ में ही ये हल्का फुल्का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आप आराम से निकाल लेंगे। देखो बच्चों क्या कहना चाहता है, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। ये क्या कहना चाहता है कि उस क्रिया विधि को क्या कहते हैं जिसके कारण से एक जीन एक संलग्नता समूह से दूसरे संलग्नता समूह को चला जाता है? स्थानांतरण होगा, जीन विनिमय होगा, प्रतिलोमन होगा, द्विगुणन होगा? दीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, देखो एक डायग्राम के माध्यम से समझ लो। जैसे ये आपके सामने क्रोमोजोम है और ये यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम है, इस प्रकार से मान लेते हैं। ये अगला यही कहना चाहता है। देखो एक जीन संलग्नता समूह से दूसरे संलग्नता समूह को चला जाता है, यानी इधर वाले जीन इसमें चले जाएं, इधर वाले जीन इसमें चले जाएं। तो इसको किसके नाम से जानते हैं? स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। अब जो 14 नंबर की बात करते हैं, टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा है, प्रसंकरण की बात कर रहा है, तो टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा है, जिसमें F1 पीढ़ी द्विसंकरण मक्खियां शामिल थी। पुनर्योजन प्रकार की संततियों की तुलना में जनक प्रकार की संततियां अधिक उत्पन्न हुई। इससे संकेत मिलते हैं कि, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो अच्छी तरीके से पढ़ो। टेस्ट क्रॉस करवाया गया और उसमें यह देखने को मिला कि F1 द्विसंकर मक्खियां, ध्यान से देखना, F1 द्विसंकर मक्खियां शामिल थी। पुनर्योजन प्रकार की संततियों की तुलना में जनक प्रकार की संततियां अधिक उत्पन्न हुई। मैं कहता हूं इसको इस प्रकार से समझो, सिंपल सा स्टेटमेंट में देखे जाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो बात करते हैं हम, किसी दो लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस की यदि बात करें और उस क्रॉस के अंदर जनक के लक्षण यदि यथावत चले जाएं या ज्यादा मात्रा में जाएं पुनर्योजन की तुलना में, इसका मतलब बच्चों वो संलग्नता को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? संलग्नता को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो दो जीन संलग्न है और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान होते हैं। दोनों के लक्षणों का नियंत्रण एक से अधिक जीनों के द्वारा होता है। दो जीन दो अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। अर्धसूत्रण के दौरान गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाए। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो देखो सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखना, जीन जितने पास पास में होंगे वो आगामी पीढ़ी में एक साथ वंशागत होंगे। तो दो जीन संलग्न है और वो कैसे हैं? एक ही गुणसूत्र के ऊपर विद्यमान है तो आगामी पीढ़ी में चले जाते हैं।
जनक के जो गुणसूत्र होते हैं वो संतति में उनका जो रेशियो होता है वो ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपने पास में ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सहलगनता शब्द किसने दिया था? देखो सहलगनता की खोज करने वाला वैज्ञानिक तो था सट्टन नामक वैज्ञानिक, लेकिन इस शब्द का प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक टी एच मॉर्गन था। जो ड्रोसोफिला के ऊपर अपना प्रयोग करता है टी एच मॉर्गन नामक वैज्ञानिक जो है वो क्या काम करता है, लिंकेज शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन सबसे पहले डब्ल्यू सट्टन नामक वैज्ञानिक जो था उन्होंने सहलगनता के बारे में देखा था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन के एक दूसरे से, देखो जीन के एक से दूसरे संलग्न समूह के चलन को किसके नाम से जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है और आराम से कर लेंगे इसको, हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मैं सीधा ऑप्शन के पास में जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन एक प्रकार से रिपीट हुआ है। तो बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपना जो करेक्ट आंसर वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी जीन के एक से दूसरे संलग्न समूह में चलन को किसके नाम से जानते हैं? स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की जो आपके सामने है। ए तथा बी जीन संलग्न है। देखो ए तथा बी जीन संलग्न है, इसका मतलब साथ साथ वंशागति होगी। अब देखो कैपिटल ए और कैपिटल बी और स्मॉल बी तथा स्मॉल बी जिनको के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, तो इसकी संततियां कैसी हो सकती हैं? देखो पहले तो मैं इसका क्रॉस करवा देता हूं इसके साथ में। तो जैसे देखो इसका क्रॉस करवाएंगे तो अपने पास में कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, ठीक है। एक तो ये उत्पन्न होगा। अब देखो मैं क्रॉस करवाता हूँ इन दोनों का करवाऊंगा तो मेरे पास में आ जाएगा कि स्मॉल बी। ये देखो आपको कहीं किसी ऑप्शन में नजर आ रहे हैं क्या? कैपिटल ए और स्मॉल बी, लेकिन यहाँ पर तो कैपिटल बी है तो पहला तो नहीं होगा। अब देखो दूसरे ऑप्शन में आपके सामने रखा हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर अपने पास में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका क्रॉस आराम से करवा सकते हैं, इसका क्रॉस इसके साथ में करवाएंगे तो ये गैमेट ये बन जाएंगे, और इसका क्रॉस इसके साथ में करवाएंगे तो ये बन जाएंगे। जो आपको कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं? बी ऑप्शन में दिए हुए हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ क्वेश्चन थोड़ी सी टफ है, लेकिन टफ क्वेश्चनों का रेशियो आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है। तो आपको सीखना है, मेहनत करनी है, लगातार बने रहना है, बार बार प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, तब जाकर ये क्वेश्चन आप क्लियर कर पाओगे। बहुत शानदार चैप्टर है ये, और एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर आधारित पूरी की पूरी जेनेटिक्स टिकी हुई है, जिसमें हम आगे आने वाला चैप्टर जो है नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी 12th का, वो भी हम डिस्कस करेंगे जो इसी चैप्टर की आधारशिला है। तो बच्चों इस चैप्टर पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, तभी आप दोनों चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। अब क्या कहना चाहता है 18 नंबर क्वेश्चन में, पूरक जीन का अनुपात होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरक जीन का अनुपात 9:3:4, 12:3:1, 9:3:3, 9:4, 9:7। तो कोई कंफ्यूज होना ही नहीं है, पूरक जीन जो होता है ना उसका अनुपात आता है यहाँ पर डी ऑप्शन 9:7। सीधा सीधा याद रखना है, पूरक जीन का अनुपात होता है 9:7, ठीक है। अब बात करते हैं 19 नंबर की, स्वतंत्र अपव्यूहन कब नहीं होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र अपव्यूहन कब नहीं होगा? जब जीन समजात गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इसके बाद में कह रहा है कि एक जीन संलग्न हो तथा एक ही गुणसूत्र के ऊपर स्थित हो, जब जीन असमजात गुणसूत्र के ऊपर स्थित हो, और डी ऑप्शन में कह रहा है कि उपरोक्त सभी। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आपको किस ऑप्शन के पास में जाना होगा ताकि आप करेक्ट आंसर निकाल पाए? एक और धमाका आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है बच्चा, शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन कब नहीं होगा। देखो बच्चों क्या कहना चाहता है ये ऑप्शन की, यदि बात करें वापस रिपीट कर लेते हैं एक बार। जब जीन समजात गुणसूत्र के ऊपर स्थित होते हैं, ठीक है, जीन कौन से जीन, यह इसने बात नहीं की, तो हो सकता है स्वतंत्र अपव्यूहन बिल्कुल हो सकता है। लेकिन देखो एक जीन संलग्न हो, जीन कैसे हो? संलग्न, तो इसके साथ साथ वंशागति होगी, तो वहां पर स्वतंत्र अपव्यूहन होने की कोई मतलब ही नहीं है। और वो किस पर होने चाहिए? एक ही क्रोमोजोम पर होने चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। जब जीन असमजात गुणसूत्र पर, तो वहां पर स्वतंत्र अपव्यूहन होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 19 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा। अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, वह परिघटना, वह घटना जिसमें एक जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को दबा देता है, उसको किसके नाम से जानते हैं? मैं कहता हूं इतना हल्का फुल्का क्वेश्चन है, आराम से इसका करेक्ट आंसर आप निकाल लेंगे। वह घटना जिसमें एक जीन दूसरे के प्रभाव को दबाता है कहलाता है, देखो एपिस्टेसिस कहलाता है, प्रबलता, प्रभाविता, उत्परिवर्तन, पृथक्करण। ये लॉजिक क्वेश्चन मार्क। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। आप कहां तक समझते हैं कि वह घटना जिसमें एक जीन जोड़ा
दूसरे के प्रभाव को दबाता है उसको किसके नाम से जानते हैं? प्रबलता कहेंगे, प्रभाविता कहेंगे, उत्परिवर्तन कहेंगे या फिर पृथक्करण कहेंगे? तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में डालना है कि आप यहाँ पर किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। बच्चों इस प्रकार से ये जो अपने पास में चैप्टर था, इस चैप्टर का आपके सामने जो पार्ट जो सेकंड है वो रखा गया है, जिसमें टॉप 20 एमसीक्यूज थे। चैप्टर था अपना वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें सेकंड पार्ट में भी आपको टॉप 20 एमसीक्यूज मिले। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में टोटल आपके पास में 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छी तरीके से उनको रिवाइज कीजिएगा, अच्छी तरीके से नोट्स में डालिएगा, और फिर भी उन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में डालिए, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। लगातार चैनल के साथ में बने रहिए। अभी इस पार्ट को हम खत्म नहीं करेंगे, कार्य को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। लेंदी चैप्टर है तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स आपके सामने रखे जाएंगे ताकि आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएं और आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार हो जाए। इसी प्रकार से इस चैप्टर के पार्ट थर्ड के साथ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।